अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो लास्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था हमने? कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रॉप्स। प्रॉप्स सबको समझ में आ गए थे? डिफॉल्ट प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होते हैं? डिफॉल्ट प्रॉप्स क्या होते हैं? क्या करते हैं प्रॉप्स? क्यों यूज करते हैं? प्रॉप्स क्यों यूज करते हैं भाई? किसी को भी नहीं पता? प्रॉप्स क्यों यूज करते हैं? क्या कह रहे हैं? कम्युनिकेशन करने के लिए। किसके दरमियान? सही है, कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं। बाकी शायद सो रहे थे सारे क्लास में लास्ट। क्यों यूज करते हैं प्रॉप्स? किसी को भी नहीं पता? रिपीट ही करते रहे फिर। प्रॉप्स से रिपीट करते रहे फिर रिएक्ट कहाँ होगी आगे? आप लोग सो रहे होते हो शायद। इंटरव्यू देने जाओगे, पूछेंगे प्रॉप्स क्यों यूज करते हैं, आप बोलोगे हमें पता ही नहीं है, फिर वो बोलेंगे हमें भी नहीं पता आप कौन हो। सही है जी। कंपोनेंट पास करने के लिए, पूरे कंपोनेंट। डेटा को पास करने के लिए एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में। और इसके अलावा? भाई बाहर जाके बात करो। क्यों क्यों यूज करते हैं प्रॉप्स? वो तो हमने चैट जीपीटी किया है ना अभी। पेरेंट कंपोनेंट से। वो तो टाइम नहीं देगा ना हमें। हम तो दे रहे हैं। इंटरव्यू तो नहीं देगा, वो तो सामने ही होगा आप। तो किससे करोगे? भाई ये चीजें याद रखो। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो प्रैक्टिकली आपकी स्किल्स बाद में देखी जाती है, पहले तो इंटरव्यू क्रैक करना है। तो इंटरव्यू के अंदर तो सबसे पहले तो 60-70% आपकी थ्योरी होगी, और हैदराबाद की मार्केट के अंदर तो इंटरव्यू पे जज करते हैं। बहुत कम होता है जो टेस्ट ले रहे होते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तीन चार चीजें डिपेंड करती हैं: आपका कॉन्फिडेंस, आपको जो है वो नॉलेज कितनी है आर्किटेक्चर की, जावा स्क्रिप्ट की। मैंने बताया था जावा स्क्रिप्ट 60-70% जावा स्क्रिप्ट है। रिएक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट है, रिएक्ट काम किस तरीके से करता है। आपको पूरी एप्लीकेशन बनाना आती है रिएक्ट की, लेकिन आपको ये नहीं पता कि रिएक्ट बिहाइंड काम कैसे करता है। तो फिर उसका आर्किटेक्चर कैसे बनाओगे आप ऑप्टिमाइज, जब आपको यही नो हाउ ही नहीं है। कंपनी इसी से तो जज करेंगी हमें। क्या मसला हो गया सामने देख लो, बातें खत्म नहीं हो रही हमारी तीनों की। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। प्रॉप्स क्या होते हैं? पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम प्रॉप्स यूज करते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन के लिए। अगर कोई कंपोनेंट उसका पेरेंट है तो वो अपने चाइल्ड को डेटा ट्रांसफर कर सकता है। अगर हम कंपोनेंट टू कंपोनेंट करें तो प्रॉप्स की डेफिनेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि कंपोनेंट टू कंपोनेंट हम डायरेक्ट डेटा सेंड नहीं कर सकते। क्योंकि उस स्पेसिफिक, जैसे हमने ऐप कंपोनेंट के अंदर जो है वो कुछ कंपोनेंट कॉल किए, उसके अंदर हमने प्रॉप्स पास किए। तो ऐप कंपोनेंट जो है वो डेटा ट्रांसफर कर रहा था अपने चाइल्ड के अंदर। अगर हम कंपोनेंट टू कंपोनेंट देखें तो कंपोनेंट टू कंपोनेंट डेटा हम यूजिंग प्रॉप्स पास नहीं कर सकते। उसके लिए हम आगे जाके कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिडक्स यूज करेंगे। वो हम यूज करते हैं ग्लोबल आर्किटेक्चर के लिए, कि किसी भी कंपोनेंट से किसी भी कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर हो सकता है। प्रॉप्स के अंदर हम क्या करते हैं? पेरेंट टू चिल्ड्रन डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर तो आपको बोल रहा है कि भाई प्रॉप्स जो है वो पेरेंट टू चिल्ड्रन डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। कंपोनेंट टू कंपोनेंट कम्युनिकेशन एक हद तक सही है, लेकिन अगर उसका पेरेंट डेटा ट्रांसफर कर रहा है चिल्ड्रन में, तो प्रॉप्स की हेल्प से करेंगे। अब मान लो कि एक हमारे पास ऐप कंपोनेंट है और एक ऐप टू कंपोनेंट है। आप उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं कर सकते। अगर आपके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट्स कॉल हुए हैं तो आपने उसके अंदर प्रॉप्स पास किए, लेकिन एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर यूजिंग अ प्रॉप नहीं कर सकते आप। तो अगर आपसे इंटरव्यू पूछेगा तो प्रॉप्स हम क्यों यूज करते हैं? पेरेंट टू चिल्ड्रन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। इतनी जल्दी आ गए हम।
रमजान में तो फिर रोजे के टाइम पे आना ना सब। टाइम कल आ जाएगा। 1.5 घंटे की तो क्लास होगी, उसके अंदर आधे घंटे नमाज में निकल जाएगा, फिर क्लास ही नहीं हो पाएगी। कल आ जाएगा अब टाइम टेबल। आज फाइनल डिस्कशन होगी, उसके बाद कल टाइम टेबल आ जाएगा। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे हुक्स क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम रिएक्ट एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो हुक्स हम हर कंपोनेंट के अंदर यूज कर रहे होंगे। हुक्स बेसिकली क्या है? हुक्स अभी के लिए फिलहाल समझ लो कि ये स्पेशल फंक्शंस हैं रिएक्ट के अंदर, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हो यूजिंग अ फंक्शनल कंपोनेंट। अभी हमने क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स पढ़े ही नहीं। अगर क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स पढ़ते तो और आपको इसी तरीके से समझ में आ जाता कि जब शुरू शुरू में रिएक्ट आई थी तो रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे बनाई जाती थी। अभी हमने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स बनाए थे कि उसके अंदर क्लास बेस्ड काम होता था। जैसे हमने ऊप्स पढ़े थे, ऊप्स का आर्किटेक्चर होता था, उसमें कंस्ट्रक्टर होता था, क्लास बनाई जाती थी इंस्टेड ऑफ फंक्शन। जैसे फंक्शन का हम नाम बना रहे ऐप, इसी तरीके से क्लास ऐप होती थी, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर होता था। कंस्ट्रक्ट मतलब पूरा हमारे पास सिंटेक्स एफ जो है वो क्लास बेस्ड होता था। तो उसके अंदर हमारे पास होते थे लाइफ साइकिल मेथड्स। लाइफ साइकिल मेथड्स क्या करते थे कि रिएक्ट को बताते थे कि भाई इस टाइम पे आपको दोबारा कंपोनेंट को रीरेंडर करना है। रीरेंडर इन द सेंस कि ये कंपोनेंट में अपडेशन हुई है, इस यूजर ने उसमें कुछ चेंज किया है, आपको क्या करना है, उसको रीपेंट करना है, री जो है वो रीरेंडर करना है सिर्फ उस स्पेसिफिक कंपोनेंट को, नॉट फुल एप्लीकेशन को। जिस तरीके से रियल डोम में तो भाई अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एक सेट कंटेंट कुछ भी अपडेट कर रहे होते थे तो पूरी वेबसाइट लोड होती थी, फिर नया कंटेंट आता है। लेकिन रिएक्ट मैंने आपको बताया था वर्चुअल डॉम यूज करता है। तो वर्चुअल डॉम में क्या होता है कि वही स्पेसिफिक पार्ट को जो है वो चेंज करता रही है जिसके अंदर एक्चुअली चेंजेस अप्लाई हुई है, इंस्टेड ऑफ दिस कि वो पूरे कंपोनेंट को और पूरे हमारी साइट को दोबारा रिलोड करे। तो क्लास बेस के अंदर हमारे पास कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स है, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट। तो जब हमारे पास आगे जाके फंक्शन बेस इंट्रोड्यूस हुई, रिएक्ट 16 के अंदर हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है हुक्स। और अगर हम देखें कि फंक्शन कंपोनेंट हमारे पास जो इंट्रोड्यूस हुए थे, आई थिंक वो 12 के बाद इंट्रोड्यूस हुए थे। उससे पहले इनिशियली क्या होता था, टोटली काम क्लास बेस उसको होता था, क्लास बेस कंपोनेंट को होता था। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे एक दिन दो दिन क्लास में, मैं आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी बनाना सिखाऊंगा। मार्केट में अब यूज नहीं होता, समझो कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, डेप्लीकेटेड। पुरानी अगर एप्लीकेशन हुई, आप मार्केट में जा रहे हो, पुरानी एप्लीकेशन है जो पुराने वर्जन पे बनी हुई, जिसके अंदर क्लास बेस्ड सपोर्ट तो वो भी करता है, लेकिन अभी जो है वो रिएक्ट की अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो वो भी आपको ये रिकमेंड करेगा कि आप क्या करो, फंक्शन बेस्ड काम करो, क्योंकि क्लास बेस्ड पे सपोर्ट खत्म कर दिया डेवलपर्स ने। तो लेकिन पुरानी एप्लीकेशन के ऊपर हमारे पास क्लास बेस्ड कोड होता था, क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाए जाते थे। तो एक दो दिन क्लासेस के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी बनाना देख लेंगे, नॉट के हम डीपली जाएंगे, उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे। उसकी हेल्प से क्या होता था कि हमारा कंपोनेंट रीरेंडर हो जाता था जब भी हम कोई भी स्पेसिफिक स्टेट को मतलब चेंज करते थे, कोई भी वैल्यू चेंज करते थे। तो अब जब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट आए तो फंक्शन बेस के अंदर डेवलपर्स को इतने पसंद आए, इजी टू यूज थे। अब उन्होंने बोला कि अब अगर हमें ये अप्रोच निकालनी है, हमें अब स्टेट्स अपडेट करनी है, डेटा अपडेट करना, रीरेंडर करना है कंपोनेंट, हमें क्या करना पड़ेगा, आधा कोड जो है फंक्शन कंपोनेंट में लिखना पड़ेगा, आधा क्लास बेस में लिखना पड़ेगा। तो एक तो कोड बेस ही हो गया, और फायदा क्या हुआ फिर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स का। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए रिएक्ट 16 के अंदर आ, उसके रिएक्ट 16 के अंदर रिएक्ट के डेवलपर्स ने इंट्रोड्यूस कराए हुक्स, रिएक्ट हुक्स। अब रिएक्ट हुक्स बहुत टाइप्स के हैं। अभी रिएक्ट 19 के अंदर तो बहुत सारे, पांच छह, आई थिंक 10 या 12 जो है वो नए इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। इस तरीके से अपडेशन आती रहती है। तो हुक्स बेसिकली क्या करते हैं, एक सिंपल फंक्शन होता है, लेकिन वो फंक्शन किससे जो है वो बिल्कुल समझो कि कंपाइलर से कंपेटेबल है। कि उसके अंदर क्या होता है कि वो जो हुक्स बनाए गए हैं वो स्पेसिफिक, जब हमारा कोड कंपाइल हो रहा है रिएक्ट से वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके अंदर क्या है कि भाई हुक्स के जरिए अगर हम कुछ भी चेंजेस अपडेट करेंगे, कोई भी वैल्यू को चेंज करेंगे, तो हुक्स क्या करेगा, उसको दोबारा विद रिएक्ट क्या करेगा, उसको दोबारा रिरेंडर करेगा जब भी हम कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज करेंगे। तो इसलिए क्या है कि हम हुक्स यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर कि हम डायरेक्ट वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक कोड, एक फंक्शन लिखा हुआ है फंक्शन काउंटर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूं, मैं चाह रहा हूं कि मेरा काउंट इंक्रीज भी हो और यूआई पे शो भी हो। अब यूआई पे शो कैसे हो रहा है, डायनेमिक, जो मैंने वेरिएबल यहाँ बनाया मैंने डायनेमिक यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब मैंने एक फंक्शन कॉल किया,
इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। फंक्शन कॉल किया, ये रहा। ऑन क्लिक के ऊपर मैंने बोला, क्या बोला ऑन क्लिक के ऊपर कि भाई क्या करो, इस वाले काउंट वाले वेरिएबल के अंदर आप क्या करो, एक नंबर की इंक्रीमेंट कर। तो बोला ठीक है मैं कर दूंगा। जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, एक नंबर की इंक्रीमेंट हो रही है। मैं कंसोल के अंदर काउंट देखूंगा, नंबर की इंक्रीमेंट मुझे जब भी नजर आएगी, लेकिन यूआई के ऊपर रियल टाइम पे रेप्लीकेट नहीं होगा। काउंट हमेशा जीरो का जीरो ही रहेगा, क्योंकि रिएक्ट समझ रहा है कि इसके अंदर कुछ अपडेशन ही नहीं हुई है, वैल्यू कुछ चेंज ही नहीं हुई है। तो रिएक्ट का जो कंपाइलिंग सिस्टम है, रिएक्ट का जो वर्चुअल डॉम है, वो क्या है, हुक से बिल्कुल क्या है, कंपेटेबल है। कि भाई वो हुक्स के हिसाब से जो है ना अंडरस्टैंड करता है कि भाई आया वैल्यू चेंज हुई है या नहीं है। अभी उसको लग रहा है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हालांकि काउंट मुसलसल अपडेट हो रहा है। आपने काउंट अपडेट कर दिया, 100 काउंट कर दिया, वैल्यू हमेशा आपकी क्या रहेगी, काउंट में जीरो रहेगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट में यही कंसोल लगा के चेक कर रहे होंगे तो आपका काउंट अपडेट होगा। आप बोलोगे एक जगह तो अपडेट हो रहा है, एक जगह अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट रिलेटेड पार्ट को अपडेट कर रहा है। कंपोनेंट आपका वैसा का वैसा ही है। तो हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि भाई हम रिएक्ट को बताना चाहते हैं कि जैसे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, आप दोबारा कंपोनेंट को रेंडर करो, दोबारा कंपोनेंट को रेंडर करो, क्योंकि कोई वैल्यू स्पेसिफिक चेंज हुई है और मुझे वो रियल टाइम पे यूआई पे भी दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल आप एक काउंटर एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर हमारे पास प्लस माइनस के दो बटन है। अब आप डिक्रीज कर रहे हो तो डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज कर रहे हो तो इंक्रीज होना चाहिए, और यूआई पे भी रेप्लीकेट होना चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर क्या होता है, सिर्फ आपका जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोड अपडेट होता है, आपकी यूआई रेंडर नहीं होती। फिर आप दोबारा अगर रिलोड कर दोबारा अगर आप कंपोनेंट को रेंडर कराना चाह रहे हो, तो रिएक्ट कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कि भाई इसको दोबारा रेंडर करना है, क्योंकि यूजर ने कोई वैल्यू अपडेट की है। जावास्क्रिप्ट रिलेटेड आपको कंसोल के अंदर अपडेटेड काउंट मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा। अगर आप एचटीएमएल में देखोगे तो आपको हमेशा जीरो मिलेगा, आप प्लस कर दो माइनस कर दो कुछ भी कर दो। तो इस चीज को देखते हुए, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे जाके हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस कराया गया, हुक्स इंट्रोड्यूस कराया गया फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। अब हुक्स भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, जो मोस्ट पॉपुलर हुक्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हुक्स हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट है, यूज मेमो है, यूज रेव है, वो आगे जाके हम यूज करेंगे। लेकिन मोस्ट पॉपुलर अगर मैं आपको बोलूं, जो हमारे पास 90% इन द इंटायर रिएक्ट एप्लीकेशन सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो हमारे पास दो हुक्स हैं, वो है यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट। अब यूज स्टेट क्या करता है, यूजिंग अ यूज स्टेट हम क्या कर सकते हैं, हम रिएक्ट को बता सकते हैं कि भाई हाँ वैल्यू चेंज हो गई है। अब वैल्यू चेंज हो गई है तो रिएक्ट बोलेगा ठीक है मैं इसको दोबारा रिरेंडर कर देता हूँ, रीपेंट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप अपनी जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो ऑन द रियल टाइम क्या हो रहा है, आपका जो कंपोनेंट है उसकी यूआई भी दोबारा रीपेंट हो रही है। मतलब दोबारा आपके पास रियल टाइम के अंदर वही वैल्यू शो हो रही है जो आपके एक्चुअली वेरिएबल के अंदर है। अब हम हुक्स क्रिएट किस तरीके से करते हैं। अच्छा, हुक्स क्रिएट करने के लिए हमें रिएक्ट से एक फंक्शन इंपोर्ट करना होता है जिसका नाम है यूज स्टेट। अब ये फंक्शन हमें किससे मिल रहा है, रिएक्ट के जो है वो बिल्ट इन मतलब फंक्शन है, रिएक्ट की लाइब्रेरी से हमें ये फंक्शन मिल रहा है जिसका नाम है यूज स्टेट। ठीक है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। जब भी आप एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हो तो ये फंक्शन ऑलरेडी नोड मॉड्यूल्स में एक जगह पड़ा हुआ है। अभी फिलहाल ये समझ लो कि ये फंक्शन बना हुआ पड़ा हुआ है, आप सिर्फ इसको इंपोर्ट करके यूज कर रहे हो। अब यूज स्टेट फंक्शन क्या करता है, अब फॉर एग्जाम्पल इस कोड के अंदर आप देखो कि उसने एक काउंटर फंक्शन बनाया है। ठीक है, अब काउंटर फंक्शन बनाया, उसने सबसे पहले क्या किया, एक यूज स्टेट का हुक इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट के नोड मॉड्यूल से जो हमें बिल्ट इन मिलता है। उसके बाद डीस्ट्रक्चरिंग हमने पढ़ी थी। डीस्ट्रक्चरिंग तो सबको पता है, ये कौन सी डीस्ट्रक्चरिंग है, ऑब्जेक्ट या एरे, एरे डीस्ट्रक्चरिंग है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, डीस्ट्रक्चर करोगे सबसे पहले, क्योंकि आपको क्या करेगा, यूज स्टेट हमेशा आपको एरे रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एरे रिटर्न करेगा, आप सबसे पहले डीस्ट्रक्चर करोगे। आपने क्या किया, किसी भी नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, कौन से करा, लेट से किया, वाट से किया। उसके बाद क्या किया आपने, इसको डीस्ट्रक्चर किया। पहला जो आपका स्पेसिफिक की का नाम होगा वो होगा जो भी मतलब आपका हुक है। अभी फिलहाल मेरे पास काउंट है तो आपने इसको कर दिया काउंट, और सेकंड वाले को कर दिया सेट काउंट। पहला वाला क्या करता है, अपडेटेड आपको वैल्यू दिखा रहा होता है, मतलब जो करंट वैल्यू उसके पास पड़ी है। सेकंड वाला क्या करता है, उस स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट करने के लिए काम आता है। मतलब पहला वाला क्या करेगा, एक्चुअल काउंट दिखाएगा जो अभी फिलहाल क्या है, जीरो है। ठीक है, और दूसरा वाला क्या करेगा, उसके अंदर जो भी आप स्पेसिफिक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी करना चाह रहे हो, आपने बोला सेट काउंट 139 कुछ भी कर दोगे, तो उस स्पेसिफिक जो पुराने वाली वैल्यू थे उसको नई वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो समझो फंक्शन है, एक हमारे पास क्या कर रहा है, ये स्पेसिफिक हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो एक्चुअल वैल्यू है, और दूसरा क्या कर रहा है, इसके अंदर नया कंटेंट को क्या कर रहा है,
ऐड कर रहा है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है नए कंटेंट से। उसके बाद हमने क्या किया, जिगल टू के बाद ये यूज स्टेट वाला जो हमारा बिल्ट इन हुक्स था उसको कॉल कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शनल है कि आप उसको डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहो कि भाई सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए डिफॉल्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेरिएबल बनाया, आपने बोला लेट नेम, या तो आपने खाली वेरिएबल बना के छोड़ दिया, या आप बोलोगे इनिशियली इसकी वैल्यू को क्या कर दो, कोई नाम दे दो, अहमद दे दो, अयान दे दो, कोई भी एक्सपायरी दे दो। तो इसका भी मतलब ये है कि आप इनिशियली इसको कोई वैल्यू देना चाह रहे हो इस स्पेसिफिक वेरिएबल को, तो आप यहाँ पर दे सकते हो। इनिशियली वो क्या करेगा, ये स्पेसिफिक वैल्यू उठाएगा। उसके बाद उसने क्या किया, एक HTML का छोटा सा कोड लिखा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें उसने सबसे पहले क्या किया, एक काउंट जो है वो शो करा दिया कि भाई डायनेमिक हमें जो है वैल्यू शो करा दो। अभी फिलहाल इसकी वैल्यू क्या है, इनिशियली वैल्यू मैंने क्या रखी है इसकी, 0 रखी है। तो UI के ऊपर हमारे को कुछ इस तरीके से दिखेगा, काउंट 0 इनिशियली, क्योंकि हमने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी है, 0 रखी है। उसके नीचे मैंने क्या किया, एक ऑन क्लिक का फंक्शन बनाया। अब ये ऑन क्लिक का फंक्शन क्या करेगा, इस स्पेसिफिक सेट काउंट के अंदर नई वैल्यू को अपडेट कर देगा। मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, ऑन क्लिक के ऊपर एक एरो फंक्शन बनाया, एनोमिनस फंक्शन बनाया, उसमें मैंने बोला कि जैसे ही यूजर क्लिक करे आप क्या करो, इस स्पेसिफिक काउंट को अपडेट करते रहो। पुरानी वैल्यू को उठाओ, पुरानी वैल्यू क्या थी अभी, 0+1 1। अब उसको क्या कर देगा, वो ऑन रियल टाइम वो क्या कर देगा, कंपोनेंट को दोबारा रिरेंडर करेगा, काउंट आप आपको 1 शो हो रहा होगा। इसी के बाद आप दोबारा क्लिक करोगे, पुरानी वैल्यू क्या थी 1, दोबारा उसमें 1 प्लस करा, क्या होगा इसकी अपडेट वैल्यू 2 हो गई। ऑन रियल टाइम आपको क्या करेगा, यहाँ पर UI पे 2 शो करा देगा। तो हुक इसमें ही इंट्रोड्यूस कराया गया था कि हुक क्या करता है, ऑप्टिमाइज वे के अंदर वर्चुअल डॉम से कम्युनिकेट करके ऑन रियल टाइम क्या करता है, सिर्फ उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के पार्ट को रिरेंडर करता है। अगर यही काम हम जावास्क्रिप्ट से करते तो हमारे जो है वो कंसोल के अंदर भी वैल्यू चेंज हो रही होती, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल भी चेंज हो रहा होता, लेकिन वो स्पेसिफिक कंपोनेंट कभी रिरेंडर होता ही नहीं। और हमें ऐसा लगता है कि ना वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है ना वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। एक्चुअल में वो हो रही थी, लेकिन क्या करता था, रिएक्ट उसको रिरेंडर कर ही नहीं रहा था, क्योंकि रिएक्ट को पता ही नहीं चल रहा था कि भाई इस स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर कुछ अपडेशन हुई है या नहीं हुई है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, कुछ तो समझ में आया होगा या कुछ भी नहीं आया। प्रैक्टिकल करते हैं, आप आगे आओ। प्रैक्टिकल करेंगे ही जब भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक एप्लीकेशन बना लेता हूँ जल्दी से। अब तो सबको आ गई होगी नई एप्लीकेशन बनाना रिएक्ट की, पक्की बात है ना। React 4 के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। कमांड भी याद होगी आई थिंक, याद है किसी को, जी। या दोनों जगह चार्जर नहीं है, या चार्जर नहीं है दोनों जगह, कौन बैठा हुआ बराबर में, ये चार्जर नहीं है दोनों जगह, आगे आ जाओ, चार्जर है। हाँ कमांड बताएगा कोई मुझे, याद तो हो गई होगी किसी को, नहीं हुई। npm create वाइट @latest, ऐसा ही कुछ था ना। तो मैंने लिखा npm create वाइट @latest, वो क्या करेगा, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर देगा। आई थिंक लेटेस्ट बीट का जो करंट वर्जन चल रहा है, लेटेस्ट क्या करता है कि हमें याद करने की जरूरत नहीं है, उसको मैनुअली बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सर्च करेगा और लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर देगा। वर्जन 7 चल रहा है, अच्छा वर्जन 8 भी आ गया है जो बीटा के अंदर है। बीटा क्या होता है पता है किसी को, टेस्टिंग फेस। लेकिन टेस्टिंग किस पे होती है बीटा वर्जन में, रियल यूजर्स पे होती है। अब मान लो कि भाई अगर आप खुद भी मतलब आप देखोगे कि भाई आपके पास प्ले स्टोर के ऊपर बेटा प्रोग्राम आ रहा होता है, बीटा प्रोग्राम आ रहा था, उसके अंदर क्या होता है कि आपको वो पहले फीचर्स देंगे, आप पहले टेस्ट करोगे। अब मान लो कि भाई यूजर हमारे पास फेसबुक के इंस्टॉल डाउनलोड जो है वो 5 to 6 बिलियन है, तो वो क्या करेंगे, 1 मिलियन, 1 मिलियन भी ज्यादा ही बता रहा हूँ मैं, थाउजेंड ही होते हैं आई थिंक, 1000 10,000 50,000 इस तरीके के जो है वो, डिपेंड करता है कि भाई कितने बंदों से वो टेस्टिंग कराना चाह रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई आप क्या करो, ये स्पेसिफिक प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, जब भी हम कोई भी नया फीचर अपडेट करेंगे, फीचर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पहले स्पेसिफिक यूजर्स को वो टेस्ट कराते हैं। अगर उन स्पेसिफिक यूजर्स को वो फीचर अच्छा लगता है, उसकी पॉपुलरिटी होती है, तो वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक ओवरऑल ग्लोबल क्या करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि भाई आपके दोस्त के पास UI अपडेट आती है और आप बोलते हो हमारे पास नहीं आ रही, इवन आप अपडेट भी कर रहे हो, उसने अपडेट नहीं किया फिर भी उसके पास UI अपडेट आती है। किसी ने नोटिस किया ही है,
तो उसमें क्या होता है कि भाई शुरू के अंदर जो भी नया फीचर इंट्रोड्यूस कराती है कंपनीज, अब वो कोई स्पेसिफिक एक मेजर फीचर को अपडेट कर रही है, उनको लगता है कि इससे इम्पैक्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बॉटम बार चेंज कर दिया। एक मीम भी बनी थी कि व्हाट्सएप ने बहुत मेजर अपडेट की थी बॉटम बार के अंदर, तो काफी उसके ऊपर मीम बनी थी, आपको याद होगा। तो क्या होता है कि उसके ऊपर हमारे पास अगर वो इस तरीके का कोई मेजर स्पेसिफिक फीचर इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, तो रियल टाइम के अंदर ये नहीं कि 5 बिलियन यूजर्स की जो है वो स्क्रीन के ऊपर यूआई अपडेट कर देंगे। वो स्पेसिफिक यूजर को टारगेट करते हैं, उसमें फीडबैक लेते हैं, अगर फीडबैक पॉपुलर होता है उसी के बाद ओवरऑल ग्लोबल रिलीज करते हैं वो जी। स्पेसिफिक बंदों को जैसे बैकएंड से हमारे पास कह सकते हैं कि भाई अगर ऐप अपडेशन करनी है तो आपको प्ले स्टोर से अपडेट करनी होगी, तो ये होता है कि बैकएंड से हमारे पास कुछ आइकन्स आ रहे होते हैं डायनेमिक। ठीक है, बैकएंड प्रोडक्शन तो हम लाइव कर देंगे, वो रियल टाइम में एपीआई पेज कर रहे हैं, हमारे रियल टाइम के ऊपर आइकन्स दिख जाएंगे। बहुत सारी जो है वो तरीके हो सकते हैं इसके, बैकएंड से पेज कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं वो कि ऑटो अपडेट कर दें प्ले स्टोर से, क्योंकि इस तरीके की जो एप्लीकेशन होती है, गूगल तो अपनी एप्लीकेशन खुद भी अपडेट कर सकता है, प्ले स्टोर उसका खुद का है। और लेकिन इस तरीके से जैसे फेसबुक हो गया, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन हो गई, इनकी पार्टनरशिप होती है, तो साइलेंटली भी जो है ना वो आपकी ऐप अपडेट कर सकते हैं, आपको नहीं पता, लेकिन उन्होंने आपकी ऐप अपडेट कर दी। हम नहीं कर सकते, जैसे हम एज अ मोबाइल डेवलपर जबरदस्ती ऐप अपडेट नहीं करवा सकते, यूजर को खुद ही करनी होती है। लेकिन जो इस तरीके की मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनका जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ होता है इस तरीके से कि भाई हमें ऐप अपडेट करनी है कुछ स्पेसिफिक तरीके से, तो ये कि साइलेंटली आपकी जो स्पेसिफिक ऐप को अपडेट कर दें, या बैकएंड से क्या करें, उस स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट कर दें। तो इस तरीके से हमारे पास बीटा वर्जन के अंदर स्पेसिफिक यूजर को टारगेट करके सिर्फ उन्हीं को यूआई दिखाई जाती है। अच्छा, अब ये क्या इशू आया हमारे पास, एनपीएक्स था ना आई थिंक। कमांड तो सही है। जहां तक मुझे लग रहा है मेरी स्टोरेज आई थिंक कंप्लीट हो गई है। लोकल डिस्क डी के अंदर बनाते हैं एक फोल्डर। क्या कह रहे हैं, पुराना फोल्डर ही यूज कर लें पुराना फोल्डर यूज, या नहीं बनाए। आप लोगों ने तो नया बनाया ना सबने, बस सही है। भाई अब यहाँ देख लो, सब बातें ही खत्म नहीं हो रही हमारी तो जब से आए हो। ये स्पेसिफिक मैंने वीएस कोड पे ओपन किया, ठीक है, पुराना ही हमने रिएक्ट का प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है, इसी के अंदर हम हुक्स बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या था कि सबसे पहले तो आपको पता है दो तीन चीजें करनी है। एक तो app.jsx की बॉयलर प्लेट को डिलीट करके अपनी कस्टम बना लो, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट मोड हटाना है। main.jsx के अंदर जाओगे, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट मोड ऑटो जो है वो इम्पोर्ट हुआ हुआ होता है, वो आपको डिलीट कर देना है। उसके अलावा क्या है, सीएसएस भी डिलीट कर दोगे आप, ऊपर इंपोर्ट हुई भी होती है index.css और app.css की फाइल, वो भी हटा देनी है, ठीक है। ये सब करने के बाद लास्ट क्लास के अंदर हमने यही किया था कि हमने प्रॉप्स पास किए थे। आज की क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, काउंटर ऐप बनाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट्स के अंदर ही जाके एक नया पेज बना लेता हूँ। भाई अब यहाँ देख लो सब, क्या डिस्कशन हो रही है इतनी, क्या लास्ट क्लास के अंदर कहाँ था ये। एक कंपोनेंट बनाता हूँ, काउंटर डॉट जेएसएक्स, क्योंकि हम बना रहे हैं एक काउंटर ऐप यूजिंग अ रिएक्ट। मैंने एक कंपोनेंट बनाया, एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाया था, उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर एक नया स्पेसिफिक
फाइल को रजिस्टर किया काउंटर डॉट जेएसएक्स। जेएसएक्स क्या है हमारे पास? एक्सटेंशन है, रिएक्ट की एक्सटेंशन है। फुल फॉर्म क्या है जेएसएक्स की? जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। शॉर्टकट कमांड याद है किसी को? आर एफ सी। जैसे ही मैं लिखता हूं तो वो क्या करेगा, मेरे को एक मान लो बॉयलर प्लेट बना के दे देगा फॉर अ स्पेसिफिक कंपोनेंट। कंपोनेंट का फंक्शन का नाम उसने ऑटो पिक कर लिया, जो फाइल का नाम था उसी को उसने क्या किया, फंक्शन का नाम पिक कर लिया। काउंटर के नाम से ही क्या किया था मैंने, फाइल बनाई थी और काउंटर के नाम से उसने फंक्शन बना दिया। क्योंकि मुझे बनाना भी काउंटर है तो टेक्निकली इज राइट। और यही करते हैं हम, जो हमारा फाइल का नाम होता है मोस्टली वो हमारे फंक्शन का नाम भी सेम ही होता है। ये हम हटा देते हैं इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब मुझे क्या करना है, मेरा गोल ये है कि भाई मुझे एक काउंटर ऐप बनानी है। ठीक है, मैंने बोला कि भाई एक मेरे पास काउंटर ऐप होगी। यहाँ पर मैं लिख दिया काउंटर, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई डायनेमिकली मेरे पास 0 1 2 3 इस तरीके से अपडेट होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने एक काउंटर करके एक डिव बनाया और नीचे एक बटन बना दिया सिंपल सा। मैंने बोला इंक्रीमेंट या ऐड। अभी एरर क्या दे रहा है? फ्रेगमेंट का एरर दे रहा है कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा कि स्पेसिफिक फ्रेगमेंट में इसको रैप करना हो। तो मैंने क्या किया, रिएक्ट फ्रेगमेंट में इसको रैप कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक या तो डुप्लीकेट टैग हो, मतलब कोई सा भी स्पेसिफिक टैग लाइन बाय लाइन हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको एक पैरेंट दे दिया विच इज द रिएक्ट फ्रेगमेंट। आप इसको उसके अलावा भी कोई भी पैरेंट दे सकते हो, कोई भी टैग दे सकते हो, बट रिकमेंडेड यही है कि आप उसको रिएक्ट फ्रेगमेंट दो। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यूआई चेक कर लेते हैं, इसकी सर्वर चला लेते हैं। कमांड क्या थी? npm run dev। तो वो क्या करेगा, डेवलपमेंट सर्वर खोल देगा रिएक्ट का ऑन द ब्राउजर। आई थिंक मेरे पास नोट का वर्जन अपडेटेड नहीं है, जब इशू आ रहा था। अच्छा जी, अब चलाते हैं npm run dev। क्या कह रहे हैं? नहीं ना, सीडी क्यों लिखना है? मैं तो उसी प्रोजेक्ट में ना वीट के। वो इसलिए इशू आया होगा कि आपने पेरेंट के ऊपर, मैंने आपको बोला था कि पेरेंट लेवल के ऊपर वीएस कोड नहीं खोलना, आपको चाइल्ड लेवल पे खोलना है। यहाँ पर आपको एक ही स्पेसिफिक फोल्डर मिल रहा है जो मेन फोल्डर है इसका, वीट प्रोजेक्ट करके। मेन इसका जो पेरेंट फोल्डर इसका था React 3, तो मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं तो स्पेसिफिक इसके चिल्ड्रन स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर हूँ ना, उसी के अंदर मैंने वीएस कोड ओपन किया है। अब इसने क्या किया, सर्व करना शुरू कर दिया लोकल होस्ट 5173 के ऊपर इस स्पेसिफिक वेबसाइट को। चेक कर लेते हैं क्या यूआई आ रही है हमारे पास। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ कंपोनेंट्स बनाए थे और उनको इंपोर्ट किया था, बट आई वांट कि मुझे तो काउंटर चाहिए ना, जो मैंने अभी काउंटर वाला कंपोनेंट बनाया है उसको किस तरीके से देखूंगा मैं। इंपोर्ट नहीं किया, कहाँ पर? ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर मुझे स्पेसिफिक काउंटर को इंपोर्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा, इंपोर्ट का कीवर्ड लगाया, उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिखा जिस फंक्शन के नाम से मैंने उस कंपोनेंट को बनाया था, काउंटर। अब क्या करूंगा मैं, उसको अबाउट के ही नीचे यूज कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद क्या किया, अपने स्पेसिफिक फंक्शन का नाम दिया और ऑटो क्लोज, क्योंकि ऑटो पेयर हमारे पास टैग होता है, तो मैंने यहाँ पर ही इसको क्लोज कर दिया। तो अब मैं देखूंगा तो मेरे पास वो स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर जो मैंने एचटीएमएल लिखी थी वो यहाँ पर शो हो रही है। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ अभी काउंटर चाहिए फिलहाल। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनलाइन सीएसएस यूज कर रहा हूँ, टाइम हमारे पास कम है। हुक्स हमें पढ़ना है, तो मैंने क्या किया, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, एक डिफॉल्ट कर्ली ब्रैकेट आ गया, एक कर्ली ब्रैकेट और ऐड करूंगा। सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट साइज अपडेट करता हूँ। मैंने लिखा फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज लेट से इसका बोल देते हैं हम के कितना दें, 20 पिक्सल। थोड़ा और करते हैं,
50 पिक्सल का सही है। मुझे इसको सेंटर में लेके जाना है तो क्या था, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट किस तरीके से सेंटर में लेके जाते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये तो याद है भाई हमें। टेक्स्ट अलाइन लिखा मैंने, उसके बाद कॉलन लगाया और वैल्यू का नाम है सेंटर, तो मेरे पास सेंटर के अंदर आई। बटन का भी थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको भी स्टाइलिंग देते हैं, मैं बोला स्टाइल, और लेट से मैंने इसको बोला कि फॉन्ट साइज इसका कर दो, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मैंने बोला फॉन्ट साइज अभी के लिए इसका फिलहाल कर देते हैं हम 30 पिक्सल, और थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग मैंने इसको बोला कि टॉप और बॉटम से लेट से दे दो 10 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से दे दो 20। अब सही है। थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं ग्रीन, और बॉर्डर रेडियस इसको कितना दे देते हैं, आप नहीं जा रहे, बॉर्डर रेडियस को दे देते हैं लेट से 10 पिक्सल कर दें, ठीक है। और कलर इसको कर देते हैं वाइट, कलर दे दिया मैंने इसको वाइट। फॉर्मेट कर लेते हैं इसको, तो कुछ इस तरीके से हमारा बटन शो हो रहा है, ठीक है। बटन को भी सेंटर में लेके जाना है, किस तरीके से लेके जाऊंगा, कोई बता सकता है, क्या कर सकते हैं, मार्जिन ऑटो भी कर सकते हैं। आपने बोला कि मार्जिन ऑटो कर दें, जीरो ऑटो कर देते हैं। किसकी, बटन की तो बिट इतनी ही है, बटन की बिट तो सही है ना, इसके पेरेंट को बिट दी हुई हमने, जिसका पेरेंट है वो क्या है, अभी रिएक्ट फ्रैगमेंट है, तो उसको बिट नहीं दी हुई। फिलहाल क्या करते हैं, इसके ऊपर एक डिप बना देते हैं जो इसको सेंटर कर देगा, ठीक है। हमने बोला कि एक और डिप के अंदर इसको रैप कर दो, और स्पेसिफिक, जैसे हम ये कर सकते थे कि इसके पेरेंट को ही डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देते, बट उससे क्या होता है कि हमारे दोनों कंपोनेंट एक ही लाइन में आते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं बोलता हूँ स्टाइल, और इसके पेरेंट को बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। चेक करते हैं अब, तो मेरे पास क्या हुआ, बटन भी सेंटर में आ गया जी। एक्सटर्नल फाइल बना ले, हाँ बना सकते हैं, मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि हमें एक्सटर्नल फाइल ही बनानी है अभी फिलहाल। हाँ वो ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी, क्योंकि हम सीएसएस काफी लिख रहे होंगे तो हमें एक सेपरेट फाइल ही बनानी है सीएसएस की। अभी मैंने छोटी सी एक कंपोनेंट बनाया है फॉर लर्निंग पर्पस, लेकिन रिकमेंड यही है कि आप सेपरेट फाइल बनाओ एक्सटर्नल। अब मेरा गोल ये है कि मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूं, काउंटर की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो रिएक्ट है, तो यहाँ पर एड इवेंट लिस्टनर की जरूरत ही नहीं है, ना डॉक्यूमेंट गेट की जरूरत है। अब हम क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट और एचटीएमएल को एक ही फाइल में एक्सेस भी कर सकते हैं, उस फंक्शन को कॉल करके यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है डॉम की, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की, बाय क्लास नेम की। क्रिएट का फायदा ही यही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लगाता हूँ ऑन क्लिक का इवेंट। इनलाइन इवेंट पढ़े थे ना हमने, कौन कौन से थे, ऑन क्लिक था, ऑन सबमिट था, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ऑन वैल्यू चेंज, बहुत सारे थे हमने। आई थिंक ऑन क्लिक, और कौन सा पढ़ा था, ऑन सबमिट, ठीक है। रिएक्ट के अंदर कोशिश करेंगे कि हम कुछ नए इवेंट्स भी पढ़ें। अभी मुझे फिलहाल क्या करना है कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूं,
मेरे पास क्या हो, उस स्पेसिफिक अभी के लिए फिलहाल ये कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे पता चल जाए कि बटन के ऊपर क्लिक हुआ, अभी तो मुझे इवेंट रजिस्टर करना है। अब रिएक्ट के अंदर क्या होता है, रिएक्ट के अंदर भी इसी तरीके से आप इनलाइन इवेंट कॉल करते हो जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट में करते हैं। सिर्फ डिफरेंस इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि ये हमारे पास लिखा जाएगा कैमल केस के अंदर। जावास्क्रिप्ट में क्या होता था कि आप ऑन क्लिक स्मॉल में लिखते थे, लेकिन रिएक्ट के अंदर आपको क्या करना है, इसको लिखना है कैमल केस के अंदर। कैमल केस इन द सेंस कि हमारे पास फर्स्ट लेटर क्या होगा, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी उसके बाद जितने भी नेक्स्ट लेटर आएंगे वो सारे क्या होंगे, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑन क्लिक। अब जैसे मैंने ऑन क्लिक लिख के इंटर किया, उसे सजेशन में बोल दिया कि आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट तो लगाना ही लगाना। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट समझो कि रिएक्ट के अंदर हम मोस्टली यूज कर रहे हैं। स्टाइल के अंदर भी हम कर्ली ब्रैकेट देंगे, नेस्टेड ब्रैकेट। ऑन क्लिक के अंदर भी हमने एक कर्ली ब्रैकेट दिया। अब इस स्पेसिफिक कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आपको अपना स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैंने बोला कि मैं इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल करूंगा सिंपल। अब जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखते हैं हम, अब मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है, कहाँ लिखूंगा, रिटर्न से पहले जो भी मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है वो मैं रिटर्न से पहले यहाँ पर लिखूंगा। मतलब जहां मैंने फंक्शन क्रिएट किया उसके फौरन नीचे मैंने क्या किया, एक जावास्क्रिप्ट जो भी मैं स्पेसिफिक लॉजिक लिखूंगा, फंक्शन बनाऊंगा, वेरिएबल डिफाइन करूंगा, वो सब क्या करूंगा, इस स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर करूंगा। तो मैंने बोला कि भाई क्या करो, एक फंक्शन बना दो, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड से बनाओ, एरो फंक्शन से बनाओ, इट्स अप टू यू। उसके बाद मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, जैसे ही स्पेसिफिक फंक्शन पे क्लिक हो, मैंने बोला ऐड नंबर कर दिया या ऐड काउंटर कर दिया, ऐड काउंटर। ये मैंने फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया अभी के लिए फिलहाल। मैंने बोला जैसे इस फंक्शन पे क्लिक होगा आप क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन कॉल। अब मुझे क्या करना है, ये सिंपल फंक्शन को यहाँ पर कॉल करा दें। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर हम जो है वो बिग ब्रैकेट नहीं देंगे, दे सकते हो आप, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास किसी स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है तो आपको रिएक्ट अलाउ करता है कि भाई आप विदाउट बिग ब्रैकेट भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो, क्योंकि अभी मेरे पास पैरामीटर थे ही नहीं, मुझे कोई पैरामीटर देना ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, विदाउट ब्रैकेट फंक्शन को कॉल कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। फिलहाल क्या करते हैं, मैंने बोला जैसे ही स्पेसिफिक फंक्शन पे क्लिक होगा हमारे पास अच्छा अभी फिलहाल के लिए ब्रैकेट मत देना, आगे जाके बताऊंगा कि इसके अंदर हमें एरो फंक्शन कॉल करना है। अभी फिलहाल के लिए ब्रैकेट मत देना, सिर्फ फंक्शन को कॉल कर लो, ब्रैकेट मत देना बिग ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अभी हमारे पास पैरामीटर नहीं है। तो मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या हुआ, कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया फंक्शन कॉल, जो भी मैंने कंसोल के अंदर लिखा था, सिंपल। ठीक है, क्या तक समझ में आया सबको, सिमिलर है बिल्कुल, ये तो जावास्क्रिप्ट पे। उसके अंदर हम सेपरेट फाइल में करते थे, जैसे हमने एक स्पेसिफिक फाइल के अंदर करा। ठीक है, इसमें एड इवेंट लिसनर का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम रियल डोम से जो है कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, वो सारा काम रिएक्ट का है। बिहाइंड द सीन कंपाइलिंग के बाद वो खुद ही रियल डोम से कनेक्ट हो रहा है, वो खुद ही हमारे पास स्पेसिफिक एचटीएमएल को कनेक्ट कर रहा है जावास्क्रिप्ट से। एक बॉयलर प्लेट बना दी है कि भाई आप इसी स्पेसिफिक कंपोनेंट में रहते हुए जो भी आपको एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट सब चीजें लिखनी है आपको इसी कंपोनेंट में लिखनी है। यहाँ पर ही आपकी स्पेसिफिक एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट लिंक हो गई। यहाँ तक सबको क्लियर है, पक्की बात है। अब मुझे क्या करना है, मैंने काउंटर तो बना लिया, अब मुझे बोल करना है कि भाई इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है डायनेमिकली। जैसे ही मैं एड पे क्लिक करूं, मेरे पास 0 है, फिर 1 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 4 हो जाए। तो आपने बोला सर एक काम करो, एक हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया कॉन्स, काउंट करके कर लिया, काउंटर करके एक वेरिएबल बना लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0। और सबसे पहले क्या किया, उस डायनेमिक वेरिएबल को यहाँ पर शो करा दिया, सिंपल है। ठीक है, हमने यहाँ पर शो भी करा दिया। और मैंने बोला कि भाई जैसे ही एड काउंटर पे क्लिक हो, सबसे पहले तो आप क्या करो कि उस काउंटर को गेट करो, उसको लेट करते हैं क्योंकि अपडेट करनी है वैल्यू। उसके अंदर क्या करो, आप पुराने वाली काउंटर की वैल्यू उठाओ और उसके अंदर +1 कर दो, सिंपल। ठीक है, कर देते हैं।
तो नीचे जाके कंसोल लगा के भी चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास आया ये स्पेसिफिक काउंटर की वैल्यू अपडेट हुई है या नहीं हुई है। अब मैं यहाँ जाके देखता हूँ, जैसे ही मैं ऐड करता हूँ काउंटर की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई। सही है, काउंटर अपडेट हो रहा है। अब आपने बोला कि सर इसको यूआई पे भी लगा दो, वो तो ऑलरेडी एडिड है। हमने बोला डायनेमिक वैल्यू उठानी है। अब जावा स्क्रिप्ट में तो अपडेट हो रही है वैल्यू, यहाँ तो हो ही नहीं रही। यूजर तो बोलेगा काउंटर ही अपडेट नहीं हो रहा। हमने काउंटर की वैल्यू क्या तक पहुंच गई, 15 हो गई, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अपडेट नहीं हुआ, वहीं का वहीं स्टैटिक। क्यों हो रहा है ऐसा? इसी वजह से हम क्या करते हैं, हुक्स यूज करते हैं, जो स्पेशल स्पेसिफिक फंक्शंस रिएक्ट ने खुद डिजाइन किए हैं। हुक्स ही समझ पाता है कि भाई अभी स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर कुछ अपडेशन हुई है। अभी रिएक्ट का कंपाइलर समझ ही नहीं पा रहा, उसको लग रहा है कि भाई यही स्टैटिक कंपोनेंट है, इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। हमने पूरा काउंटर अपडेट कर दिया, 1 से लेकर 15 तक वैल्यू लेकर आ गए, लेकिन रिएक्ट समझ ही नहीं पा रहा कि भाई स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर कुछ अपडेशन हुई है। उसको लग ही नहीं रहा कि इसको रीरेंडर करना है। उसको क्या करना चाहिए कि जैसे ही मैं स्पेसिफिक फंक्शन पे कॉल करूं, वो पूरा कंपोनेंट दोबारा रीरेंडर कर दे। जी, क्या कह रहे हैं? क्या एरर आ रहा है आपके पास? चेक करो। अब प्रॉब्लम क्या आई, वैल्यू तो चेंज हो रही है, वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो रही है, लेकिन रियल टाइम के ऊपर अपडेशन नहीं हो रही, यूआई चेंज नहीं हो रही। अब यूजर कंसोल में जाके थोड़ी वैल्यू चेक करेगा, यूजर नॉन टेक्निकल है, तो बोलेगा काउंटर ही अपडेट नहीं हो रहा। इवन काउंटर अपडेट हो रहा है, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, जो हमारे पास स्टोर की वैल्यू वो भी अपडेट हो रही है, बट वो दोबारा रिपेंड नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम है। रियल डोम में क्या होता था, रियल डोम के अंदर तो वो भाई आप कुछ भी चेंज करो, पूरी की पूरी वेबसाइट दोबारा रिपेंड होती थी, पूरी रिलोड होती थी। अब ये मसला तो रिएक्ट ने खत्म कर दिया। अब एक नया मसला आ गया, जावास्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू चेंज हो रही है, यूआई के अंदर चेंजेस रिप्लिकेट नहीं हो रही। तो इस चीज से बचने के लिए, इस चीज को अब अगर रिएक्ट क्या करता, डायनेमिक वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट छोड़ देते और वो क्या करता, अलाउ कर देता, वो क्या करता, हर वैल्यू के ऊपर पूरा कंपोनेंट रिलोड करता, तो वर्चुअल डॉम का फायदा क्या था? वर्चुअल डॉम तो यही करता है ना कि स्पेसिफिक कंपोनेंट को रिरेंडर करना है, नॉट इंटायर साइट। रियल डॉम क्या करता था, पूरी साइट को रिलोड करता था। लेकिन रिएक्ट बोलेगा कि भाई इसमें अपडेट हुआ ना, इस स्पेसिफिक कंपोनेंट में अपडेट हुआ, इस काउंटर वाले के अलावा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ इसी को रिलोड करूंगा। तो इस चीज के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस कराया गया हुक्स। और पहला सबसे मेन हुक है हमारा यूज स्टेट। अब वो क्या करेगा, यूज स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब आइए देखते हैं कि यूज स्टेट हम किस तरीके से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको सिंपल क्या करना है, इंस्टीड ऑफ हार्ड कोडेड वेरिएबल हम क्या करेंगे, यहाँ पर हुक यूज करेंगे। मैंने क्या किया, फिलहाल इस स्पेसिफिक काउंटर को डिलीट कर दिया, वेरिएबल को डिलीट कर दिया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑन द टॉप जाके एक इंपोर्ट का कीवर्ड ऐड करके मैं बोलूंगा इंपोर्ट यूज स्टेट। सजेशन आ रही है, जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो वो क्या करेगा, एक हुक स्पेसिफिक यूज स्टेट रिएक्ट से इंपोर्ट कर लेगा, सिंपल। ठीक है। उसके बाद अब जो आपका हुक है, अब आपको याद रखना है, हुक का रूल ये है कि जो भी हुक आप बनाओगे, जो भी हुक आप कॉल करोगे, वो फंक्शन के ऑन द टॉप होना चाहिए। मतलब जहां आपने फंक्शन क्रिएट किया है, कोशिश हमें करनी है कि टॉप ऑफ द लाइन सबसे पहले वो हुक हो। उसके बाद हमारे पास आगे जावास्क्रिप्ट का रिलेटेड जितना भी कोड है, या जितने भी हमारे पास सीक्वेंस के अंदर हुक्स चला रहे हो, तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि टॉप के ऊपर हमारे पास हुक होगा और यूज स्टेट ऑन द टॉप होगा। ये चीज हमें याद रखनी है, ये रूल है हमारे पास, मान लो जावास्क्रिप्ट का। अब हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एरे डिस्ट्रक्चर की यूज की। मैंने बोला कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद मैंने क्या किया, एक एरे बना दिया। एरे के बाद मैंने क्या किया, इस एम्प्टी एरे को असाइन कर दिया वो यूज स्टेट। अब यूज स्टेट क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, रिएक्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है। वैसे तो ये क्या है कि हमारे पास हेल्पर फंक्शन समझ लो, रिएक्ट का एक स्पेशल फंक्शन है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली स्टेट को अपडेट कर सकते हैं ऑन द यूआई। अभी फिलहाल के लिए हम बोलते हैं कि भाई ये हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन हम किस तरीके से कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करने के लिए हमें बिग ब्रैकेट लगाने होते हैं, तो सबको पता है। तो मैंने क्या किया, एरे डिस्ट्रक्शन यूज किया, कॉन्स्ट एक एम्प्टी एरे बनाया, उसके बाद क्या किया, इक्वल टू के बाद असाइन कर दिया उसको यूज स्टेट वाला वो फंक्शन, जो मैंने इंपोर्ट किया है अभी लाइन नंबर 1 के ऊपर फ्रॉम
रिएक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस स्पेसिफिक एरे के अंदर आपको क्या होंगी, दो वैल्यूज मिलेंगी। पहली वैल्यू हमारी होगी, जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होगी, काउंट करके मैंने लिख दिया। अच्छा, अब आप बोलोगे सर क्या मैं काउंट ही लिखना है, ये डायनेमिक भी हो सकती है अपने हिसाब से जी। नंबर एड नहीं हो रहा अभी, ये हुक वाला करो, फिर मैं देखता हूँ वाला मसला। फंक्शन तो कॉल नहीं किया ना, बिग ब्रैकेट तो नहीं लगाया, हटा दो बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट नहीं होगा, इसके अंदर एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा फिर हमें। अच्छा, फिलहाल हमने क्या किया, हमने एक स्टेट बनाया, इंपोर्ट किया यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, उसको यहाँ पर कॉल किया। पहला मैंने आपको बताया कि हमारे पास होगा डिफॉल्ट वेरिएबल के एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू क्या है। दूसरा हमारे पास होता है फंक्शन, जो हमारा काम आता है उस वैल्यू को अपडेट करने के लिए। अब आप बोलोगे कि सर क्या वैल्यूज के नाम यही होने चाहिए, काउंट सेट काउंट? नहीं, वैल्यू के नाम नहीं होंगे, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है इसको लिखोगे आप इसी तरीके से, इन सेंस कि आपने अभी काउंटर एप्लीकेशन बनाया, वो क्या कर रहा है, काउंट को अपडेट कर रहा है। कल को आपने बोला कि भाई मैं इसके अंदर कोई यूजर की नई वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा हूँ, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ, इन सेंस किसी भी वजह से, ठीक है, कैलकुलेटर ऐप बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, डायनेमिकली वैल्यू रिरेंडर करनी है ना आपको, जो डायनेमिक है, तो आप हुक ही बनाओगे, उसके हिसाब से इसका नाम दे दोगे। जैसे मैंने इसका बोला काउंट, कल को आपको इसके अंदर कोई नया यूजर ऐड करना है, यूजर सेट यूजर, क्योंकि पहला क्या करेगा, आपको वैल्यू रिटर्न करेगा कि अभी स्पेसिफिक इस स्पेसिफिक काउंट की वैल्यू क्या है, इस वेरिएबल की अब एक्चुअल वैल्यू क्या है। दूसरा क्या करेगा, दूसरा आपका फंक्शन है, जो क्या करेगा, उस स्पेसिफिक काउंट वाली वैल्यू को अपडेट करेगा, जो भी आप इसके अंदर वैल्यू दोगे वो अपडेट हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी काउंट के साथ। ठीक है, फिलहाल मैंने बोला कि काउंट की वैल्यू होगी 0, वही काम किया सेम। इसमें क्या होता था कि हम एक कॉन्स करके वेरिएबल बनाते थे, मैंने लिखता काउंट इजिकल टू 0। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो, के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू आपने रिप्लेस कर दी यूज स्टेट के अंदर जाके, ठीक है, काउंट वाला वेरिएबल आपका सेम ही रहा, यहाँ पे भी वही काम करेगा, आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन हुक ने क्या किया, हुक ने बोला कि भाई मैं आपको दो सेपरेट फंक्शंस बना के दे रहा हूं, एक आपको क्या करेगा, सिंपल वैल्यू रिटर्न करेगा, दूसरा क्या करेगा, उसको अपडेट करेगा, दोनों का काम अलग अलग मैंने बांट दिया है। अब उस फंक्शन को हम मैनिपुलेट करते थे, इसमें क्या होता है, जहां आपको वैल्यू रिटर्न होगी वो एक अलग हमारे पास वेरिएबल है, जिसके अंदर से जाके आप वैल्यू अपडेट करोगे वो एक अलग सेपरेट फंक्शन है। उसने बोला आप रीड करने के लिए यूज करोगे, अपडेट करने के लिए आप सेट काउंट यूज करोगे। अगर आपको उसके अंदर कोई नई वैल्यू ऐड करनी है तो आप ये यूज करोगे, अगर आपको अपनी एक्चुअल वैल्यू को रीड करना है, जो डिफॉल्ट आपकी अभी वैल्यू है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, फर्स्ट वाला आर्गुमेंट यूज करोगे, विच इज अ काउंट। अब मैंने बोला कि भाई दो मेरे पास वेरिएबल्स हो गए, वैसे तो मेरे पास एक वेरिएबल और एक मेरे पास फंक्शन है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू क्या है मेरे पास अभी, उसकी 0 है, एक्चुअल वैल्यू मेरे पास काउंट की क्या है, 0 है। अब अगर मैं अभी यूआई पे देखूं, मैंने क्या किया, इसको काउंटर को कर दिया काउंट, वेरिएबल की तरह ही काम करेगा। अगर मैं अभी देखूंगा तो मेरे पास डिफॉल्ट में क्या आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। अगर मैं इसको 2 या 5 कर देता हूँ तो मेरे पास यूआई पे भी 2 या 5 शो होगी, क्योंकि ऑन रियल टाइम भी क्या कर रहा है, वहीं से उठा रहा है वैल्यू। ठीक है, तो मैंने बोला इनिशियली क्या रखो इसको, अभी के लिए फिलहाल रखो 0। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐड काउंटर वाले फंक्शन में दोबारा गया, मैंने बोला कि भाई सेट काउंट को क्या कर दो, आप अपडेट करके इसको क्या कर दो, बंद कर दो। चेक करते हैं अब, मैंने जैसे ऐड पे क्लिक किया, 1 हो गई, और ना रियल टाइम उसने अपडेट भी कर दी, जावास्क्रिप्ट में भी अपडेट कर दी, और मेरा जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है उसको भी रिपेंड कर दिया, बिकॉज ऑफ हुक। अब हुक की वजह से रिएक्ट को पता है कि हाँ भाई इस स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर चेंजेस हुई हैं, अब मुझे क्या करना है, इसको दोबारा रिपेंड करना है। बट वो रिपेंड किसको करेगा, उसी कंपोनेंट को करेगा, उसके अलावा उसने किसी को नहीं छेड़ा। ये नहीं कि उसने पूरी साइड ही लोड कर दी आपकी। रियल डोम क्या करता था, पूरी साइड, पूरी की पूरी इंटायर साइड लोड करता था। जब साइड लोड होती थी तो वो क्या होता था, डायनेमिक कंटेंट ऑटोमेटिकली शो हो जाता था। ये कैसा नहीं कर रहा, ये सिर्फ अभी उसने छेड़छाड़ किस में की है, सिर्फ काउंटर वाले कंपोनेंट में की है, उसने सिर्फ काउंटर को अपडेट किया है, बाकी सारे के सारे कंपोनेंट वैसे के वैसे उसने उसको हाथ भी नहीं लगाया। वर्चुअल डोम यही करता है, स्पेसिफिक डोम के पार्ट को अपडेट करता है, नॉट इंटायर डोम के पार्ट को। तो उसने अभी यही किया है यूजिंग अ हुक। अब हुक की वजह से रिएक्ट समझ गया कि हाँ भाई स्पेसिफिक वैल्यू में कुछ चेंजेस हुई थी। अब यहाँ पर मैंने बोला कि भाई जैसे ही स्पेसिफिक यूजर क्लिक करे तो उसको 5 कर दो, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 5 कर दिया। लेकिन मेरा गोल क्या है, हमें क्या करना है, ऑटोमेटिकली मतलब पुरानी वैल्यू के अंदर नई वैल्यू ऐड होती रहे। तो मैंने बोला क्या करो, काउंट प्लस 1,
पुराने काउंट को उठा के उसके अंदर एक नई वैल्यू प्लस कर दो, सिंपल। अब चल के देखते हैं, उसको रिलोड किया, मैंने बोला 8, 1 हो गया, 8, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7। तो रियल टाइम में वो क्या कर रहा है, रीपेंट कर रहा है। हर वैल्यू चेंज के ऊपर अब वो क्या कर रहा है, उस कंपोनेंट को रीरेंडर कर रहा है और उसको एक्चुअल नई वैल्यू यूआई के ऊपर शो हो रही है। यूज स्टेट इंपोर्ट किया ऊपर से, इंपोर्ट यूज स्टेट, मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है ना इसको रिएक्ट से। सिंपल लिखो इंपोर्ट यूज स्टेट, आपको सजेशन मिलेगी, इंटर करोगे तो इस तरीके से लाइन आपके पास आ जाएगी, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। यहीं से आ रहा है ना फंक्शन, खुद तो नहीं बनाया हमने, तो वही स्पेसिफिक फंक्शन जो है हमारे को क्या कर रहा है, दोनों स्पेसिफिक वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, काउंट और सेट काउंट। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ये। क्या कह रहे हैं? हाँ, एरे रिटर्न नहीं करता, एरे तो हम डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। ये क्या करता है, हमारे को मान लो दो वैल्यूज रिटर्न करता है। एक हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो अभी करंट पोजीशन है, दूसरा हमारे को फंक्शन जो उस वैल्यू को अपडेट कर देगा। इसका काम क्या है, नई वैल्यू अपेंड कराना है इसके अंदर। इसका काम क्या है, आपको एक्चुअल वैल्यू रिटर्न करना। अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर काउंट 1 लिख दो तो आप वहां पर काउंट 1 के हेल्प से एक्सेस करोगे। पोजीशन की वजह से दोनों का रोल आपको पता है, क्योंकि हम एरे डी स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। 0 इंडेक्स पे वैल्यू रिटर्न करेगा और 1 इंडेक्स के ऊपर आपको क्या करेगा, सेट करके देगा। ठीक है, एरे के अंदर वो इस तरीके से खुद ही जो है डिफाइन करा। अब आप बोलो सर उल्टा कर दें, तो वो काम भी उल्टा ही करेगा। ठीक है, आपने बोला यहाँ सेट काउंट कर दें, वहाँ काउंट कर दें, तो सेट काउंट पे वैल्यू देगा और काउंट के ऊपर ऐड करेगा। तो पोजीशन सेम ही रखनी है। पहले का काम क्या है, वैल्यू रिटर्न करना, दूसरे का काम क्या है, उस स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट करना, मैनिपुलेट करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया जी? एप डॉट जेएस में तो कुछ भी नहीं किया भाई, मैंने सिर्फ इंपोर्ट किया इसको, काउंटर को। तो यूज स्टेट हमारे पास क्या है, एक रिएक्ट का स्पेशल फंक्शन है जो क्या करता है, स्टेट के मतलब कोई भी स्पेसिफिक स्टेट को अपडेट करने पे हमारा कंपोनेंट रिरेंडर करता है। यूज स्टेट और यूज इफेक्ट बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा कोई भी यूज स्टेट क्या है, तो आप बोलोगे कि ये स्पेसिफिक रिएक्ट का स्पेशल फंक्शन है जो हमारा हर जब भी हम कोई भी स्टेट में चेंजेस करते हैं तो हमारा दोबारा कंपोनेंट को रिरेंडर करता है यूज स्टेट। यूज स्टेट एक स्पेशल स्पेसिफिक स्पेशल फंक्शन है। जब भी हम कुछ भी चेंजेस करते हैं स्टेट के अंदर तो वो क्या करता है, रीरेंडर करता है हमारे कंपोनेंट को। यहां तक आया सबको समझ में? पक्की बात है? इंपोर्ट करो ना, सिंपल इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। यहां जाके मैंने लिखा इंपोर्ट, उसके बाद सिंपल लिख दिया यूज स्टेट, एंटर करोगे तो इंपोर्ट हो गई। एप डॉट जेएसएक्स के अंदर मैंने ये स्पेसिफिक फंक्शन को तो इंपोर्ट करना है ना, काउंटर को, तो यहाँ पर किया हुआ है मैंने, ये रहा। हाँ लेकिन ये आपने सी स्मॉल क्यों रखे हैं दोनों पे, तो कैपिटल करो। यहाँ पर सी कैपिटल है। सी कैपिटल करो, सेव करो, सही से फोटो सेव चेक करो। कंसोल में कोई एरर आ रहा है? ऐड काउंटर इज नॉट डिफाइंड, ये तो कंपोनेंट से एरर आ रहा है ना, ये तो हो गया रिजॉल्व। ऐड काउंटर कॉल कर दिया बट यहाँ पर आपने स्पेलिंग में मिस्टेक की है। अब सही है, आ गया। यहाँ तक आया सबको समझ में? पक्की बात है? अब हमें क्या करना है, सिंपल सा छोटा सा टास्क करना है। हमें एक काउंटर एपी बनानी है जिस तरीके से हमने बनाई है, इंक्रीमेंट मैंने करी है। आपको क्या करना है, दो बटन्स लगाने हैं। बीच में आपके पास क्या होगा, काउंटर होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर माइनस का बटन होगा और राइट साइड के ऊपर आपके पास प्लस का बटन होगा। जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो काउंटर की वैल्यू मेरे पास सम हो जाएगी। जैसे ही मैं माइनस पे क्लिक करूंगा तो काउंटर की वैल्यू मेरे पास डिक्रीज हो जाएगी ऑन अ रियल टाइम।
एक काउंटर ऐप बनानी है। राइट साइड पे प्लस का बटन होगा, लेफ्ट साइड पे माइनस का बटन होगा। जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, एक एक नंबर की इंक्रीमेंट होगी। जैसे ही मैं माइनस पे क्लिक करता रहूंगा, एक एक नंबर की डिक्रीमेंट होती रहेगी। समझ में आ गया सबको? हो गया हमारा। कंसोल में देखो, कंसोल डॉट लॉग चेक करो। कंसोल में तो कोई एरर नहीं है, रिलोड करना है इसको। नहीं ये एरर नहीं है, वार्निंग है। ओपन क्या किया मैंने टर्मिनल, और सर्वर कहाँ से ओपन किया है? मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। इसके अंदर है ना प्रोजेक्ट, पेरेंट प्रोजेक्ट आप ओपन करते थे हमेशा। एक मिनट, मैं देखता हूँ। ये काउंटर क्लिक किया, ठीक है। ओके, सेट काउंट, काउंट प्लस वन। भाई हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना दिया। सही है। डिक्रीमेंट वाला भी करो। इसके बराबर में एक माइनस का बटन बना दो, जैसे ऐड हो रहा है वैसे उसमें ऐड की जगह सेव है, इस तरीके से एक माइनस होता रहेगा। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ।